भेज दे। हाँ अर्चना को भेज दिया मैंने। अच्छा यहाँ सिग्नल नहीं होंगे ना, इसलिए गई नहीं होगी। चली गई, मिल तो ली उसको, मिल गई उसको। सबसे पहले गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। ऐसी आवाज आनी चाहिए जो आसपास पता चले कि हाँ स्कूल में बच्चे हैं और कितने एक्टिव हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपसे तेज है मेरी आवाज आ रही है। अगर मैं अपनी पूरी आवाज में बोलूंगी तो बहुत तेज आवाज आ जाएगी। गुड मॉर्निंग। ओके, इधर से थोड़ी तेज आवाज आई है। गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। आज हम इस विद्यालय में शांति प्रकाश जूनियर हाई स्कूल में धाद की तरफ से आए हैं एक कोना कक्षा का स्थापित करने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं परिचय कराते हुए मंच पर बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ में हैं हमारी धाद संस्था के संयोजक अध्यक्ष और धाद के उपाध्यक्ष श्री गणेश उनियाल जी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही इस विद्यालय में आपके अध्यापकों के अतिरिक्त और हमें बहुत खुशी भी है कि हमारे बीच में, हमारे समाज में इतने जागरूक व्यक्ति भी हैं। तो हमारे सामने उपस्थित हैं इस समय डॉक्टर विनोद गैरोला जी, जो कि फेसबुक पे पढ़ करके, फेसबुक पे देख करके कि धाद का कार्यक्रम है इस विद्यालय में, तो मुझे भी जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो मैं उनको धन्यवाद करते हुए उनसे निवेदन करूंगी कि वो आए और मंच पे स्थान ग्रहण करें। आइए। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी से, श्रीमती डंगवाल मैडम से, कि वो आए और मंच पे स्थान ग्रहण करें। और इसके साथ ही इस विद्यालय में समस्त स्टाफ, विद्यालय की जो जूनियर स्कूल की सहायक अध्यापिका हैं मीना डंगवाल जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। डंडरियाल जी, सॉरी डंडरियाल। चलिए, बहुत दिन से डंगवाल रटा हुआ है ना। और विद्यालय के समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, आप सबका इस धाद के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे संयोजक हैं गणेश उनियाल जी और मैं हूं आशा डोभाल, जो संयोजक उनियाल जी हैं। मैं धाद के कोना कक्षा कार्यक्रम की सचिव हूं। हमारे साथ में हैं शुभम शर्मा, जो आपकी बहुत सुंदर सुंदर फोटो खींचेंगे। आपकी ये जो लाइव कार्यक्रम चल रहा है फेसबुक पे, इसमें सबको दिखाएंगे। और ये रेडियो पे भी सुनाई देते हैं। रेडियो जॉकी, कभी सुनते हो रेडियो को? तो कभी भैया से पूछा कि आपका कार्यक्रम कब आता है और हम उसको सुनेंगे, तो सुनना, ठीक है? तो इस कार्यक्रम में हम धाद का जो हमारा कार्यक्रम है, धाद का नाम सुना है बच्चों पहले आपने? नहीं सुना? कभी नहीं? गढ़वाली बच्चे कितने हैं यहाँ पर? हैं? तो आपको भी नहीं पता? कभी पहाड़ जाते हो? जाते हो? पहाड़ में कभी सुना है? मम्मी ने कभी आवाज लगाई आपको दूर से? नहीं, मम्मी के आसपास ही रहते हो, इसलिए आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। धाद एक शब्द है गढ़वाल का, गढ़वाली शब्द है, जिसको बोलते हैं, शब्द का तो एक है धै, धै लगाना।
गढ़वाली में बोलते हैं किसी को पुकारना, किसी को आवाज देना होता है धै लगाना। लेकिन एक पर्टिकुलर किसी इंसान को अगर हम आवाज लगाते हैं तो धै लगाते हैं, लेकिन जब हम एक पूरे समाज को, एक कम्युनिटी को आवाज देते हैं, उनको बुलाते हैं, तो उसको हमने क्या बताया? धाद। ठीक है, यानी कि धाद मीन्स आह्वान करना, पुकारना, लोगों को जागरूक करने के लिए बुलाना, अपने कार्यक्रमों में शामिल करना, वो सब कहलाता है धाद। और आज हम आपके विद्यालय में भी धाद लगाने ही आए हैं कि आप भी इस समाज में क्या क्या हो रहा है, कौन से अच्छे काम हो रहे हैं और हम क्या क्या करते हैं और क्या हो सकता है, उन सब की आवाज को आप भी सुनिएगा। ठीक है, और सब बच्चे आराम से सुनेंगे, बहुत अच्छे से। अभी हमारे बीच में एक मैडम आएंगी, अर्चना, वो भी आपको सुंदर सुंदर कहानियां सुनाएंगी, बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगी। अच्छी लगती है कहानी सुननी? पक्का? कितने बच्चों को अच्छा लगता है कहानी सुनना? वेरी गुड, सब बच्चे सुनना चाहते हैं। और याद कितने बच्चों को होती है कहानी? याद कितने बच्चों को है जो पढ़ी होंगी पहले? याद है? चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए एक बार जोर से अपने लिए ताली बजा लीजिए। एक और ताली भी बजती है, कैसे बजती है? एक और कोई ताली आती है बजानी? बताओ, एक साथ, 1 2 3 स्टार्ट। अगर हम कहें कि स्पेशल ताली बजाओ तो स्पेशल ताली। मैं बताती हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसको वैसे हम बोलते हैं स्काउट ताली, ठीक है। और एक होती है स्पेशल ताली, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ठीक है। हाँ, 2 ताली सीखी। भी हमारे बीच में आई हैं अर्चना वाड़ी, जो मैंने बताया था ना, ये धाद की हमारी सब पूरी कैशियर हैं। सारा जो हमारा लेन देन होता है ना, सब इनके बैग में रहता है, ये संभाल के रखती हैं। तो मैं अर्चना से भी निवेदन करूंगी कि वो भी आए और हमारे साथ मंच पर स्थान ग्रहण करें। तो जैसा कि हमने बताया बेटा, धाद हम आवाज लगाने आए हैं। और आज आपके विद्यालय में हमने जो कार्यक्रम रखा है कोना कक्षा का। क्या है? कोना कक्षा का। कोना से मतलब समझते हो? दो लाइन से शुरू करूंगी अभी। कुछ धरा कुछ क्षितिज, कुछ धरा कुछ क्षितिज, कुछ आसमान होना चाहिए। कुछ धरा कुछ क्षितिज, कुछ आसमान होना चाहिए। इस समन्वय का सुखद एहसास होना चाहिए। इस समन्वय का सुखद एहसास होना चाहिए, यानी कि आपको लगना चाहिए कि कुछ कार्यक्रम हमारे विद्यालय में हुआ है और आपको मजा आना चाहिए। ठीक है, तो जो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है वो है एक कोना। हम आपके विद्यालय में, हमारे पास जो डोनर होते हैं, हम क्या करते हैं, एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी देते हैं। एक कोने में एक स्टैंड होता है, स्टैंड लगाते हैं और उस स्टैंड में आपको के लिए किताबें दी जाती हैं और उन किताबों को पढ़ करके आप, छोटी छोटी किताबें होती हैं, कहानी की होती हैं, उसमें गीत भी होते हैं, कविताएं भी होती हैं, जिनको पढ़ करके आप जो हैं अपना ज्ञानवर्धन भी कर सकते हो और अपना मनोरंजन भी कर सकते हो। कहानी पढ़ने में मजा आता है ना, उसी को तो मनोरंजन कहते हैं। जिस चीज में मजा आए वो मनोरंजन हुआ ना। तो वो किताबें हम आपको देते हैं। किन किताबें जो देने वाले, ऐसा हम जो है, धाद क्या करती है, हम एक माध्यम हैं और देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भलाई के काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, वो कर नहीं सकते। तो कोई ना कोई हम किसी उसके आगे द्वारा लगाते नहीं, ये इसके द्वारा दिया गया, ये इसके द्वारा, यानी इसने दिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए और समाज में कुछ अच्छे काम कीजिएगा, ताकि हमारे इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लाभ हो। तो ऐसा ही हमारा एक कार्यक्रम है, कोना कक्षा का कार्यक्रम। और इस कोना कक्षा के कार्यक्रम के लिए और धाद का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धाद के उपाध्यक्ष, कोना कक्षा के संयोजक श्री गणेश नियाल जी को, कि वो आए और बच्चों को इन सब की जानकारी देने की कृपा करें। नियाल जी।
गुड मॉर्निंग बच्चों। धूप तो नहीं लग रही? इस समय ठंड है ना, धूप अच्छी लग रही होगी। चलिए, मंचासीन समस्त अतिथिगण, विद्यालय परिवार और प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक है, आपको ये तो पता लग गया होगा कि धात का क्या अर्थ है। जो गढ़वाली बच्चे हैं कम से कम वो समझ गए होंगे। ध लगाना, एक बच्चे को आवाज देना तो ध, और सबको आवाज देना तो धात। तो हम लोग बस इसी तरह से जगह जगह जा करके धात लगाते रहते हैं और समाज का आह्वान करते हैं कि आइए हमारे साथ मिलकर इस कार्यक्रम को करें। तो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनके लिए हम धात लगाते रहते हैं निरंतर। और ये धात आज से नहीं, ये धात 1987 से चल रही है। धात की जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी और तब से अब तक धात निरंतर बड़े बड़े कार्यक्रम करती आ रही है। तो इसी तरह से जो मैं पहले थोड़ा कुछ और कार्यक्रम जो हमारे चलते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं, फिर कोना कक्षा के बारे में आपको बताऊंगा। धात का जो एक समय बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है पुनरुत्थान। आपको याद होगा कि 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, है ना। तो उस आपदा में क्या हुआ कि कई गांव के गांव नष्ट हो गए थे और बहुत से बच्चे वहां पर अनाथ हो गए थे। तो जब वहाँ उस समय सरकार ने भी सहायता पहुंचाई, बड़े बड़े संगठन वहाँ सहायता पहुंचाने पहुंचे, कोई राशन लेके पहुंचा, कोई कपड़े लेके पहुंचा, कोई कुछ ऐसे चलता रहा। लेकिन वहाँ पर जब एक सर्वे हुआ तो ये लगा कि वहाँ पर समाज जो लोग थे जो इससे आपदा से ग्रसित हुए थे, उन्होंने ये कहा कि खाना की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये तो सब हो जाएगी, लेकिन बच्चों की शिक्षा का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है। क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है उसका सबसे पहला असर बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है। कोई भी विपत्ति घर में आती है तो सबसे पहला असर बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है उसका। तो धात ने उस समय एक इनिशिएटिव लिया और एक इस बारे में विचार विमर्श किया, मंथन किया। तो ये निर्णय लिया गया कि हम इन बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाएं। और जब वहाँ पर सर्वे किया गया तो 175 से अधिक बच्चे वहाँ पर हमें ऐसे मिले थे कि जो जिनके की माता पिता दोनों या पिता कम से कम चल बसे थे उस आपदा में। तो 175 से अधिक बच्चे थे। तो धात के साथ में बहुत सारी और संस्थाएं भी जुड़ी और बहुत से लोग जुड़े। धात ने फिर आह्वान किया समाज से कि इन बच्चों की शिक्षा की हमें जिम्मेदारी लेनी है, तो आप आगे आइए और एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लीजिए। तो हमें बहुत बड़ा समर्थन मिला और 175 से अधिक बच्चों को हम तब से जो है 800 रुपये प्रति माह का उनको स्कॉलरशिप देते आ रहे हैं, जो कि अभी भी जारी है। हालांकि अब वो 175 से अधिक नहीं है, अब तो मेरे ख्याल से 60 के आसपास है ना। हाँ, लगभग 60 बच्चे अभी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल गए हैं, कुछ नौकरी लग गए हैं, तो इस तरह से वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो 60 से अधिक बच्चे अब भी हमारे पास हैं जिनको कि हम 800 रुपये महीने का सहयोग कर रहे हैं। और ये 800 रुपये का जो सहयोग है ये समाज के धात के अपने खाते से नहीं है, ये समाज के लोग जुड़ते हैं। एक ने कहा मैं दूंगा, दूसरे ने कहा मैं दूंगा, और इस तरह से लोग जुड़ते गए और हम इन बच्चों को सहयोग के लिए हमारे पास धन आता है और हम उसको उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अभी धात ने तब से लेके अब तक लगभग मेरे ख्याल से 45,000 से ऊपर हो गया ना सर। हाँ, 48 लाख रुपया हम अभी तक इस तरह के बच्चों को दे चुके हैं, जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया तब से लेके अब तक। अब इसमें हमने एक चीज़ और जोड़ दी है कि पहले ये केवल केदारनाथ आपदा के बच्चों के लिए था, लेकिन अब इसमें हम किसी भी तरह की आपदा में किसी भी तरह से किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया है, जो उसका कमाऊ सदस्य है वो अगर नहीं रहा है, तो उनको भी हम इस कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं। पहले ये केवल केदारनाथ के लिए था। तो एक कार्यक्रम तो हमारा ये है। दूसरा, हम मातृभाषा के ऊपर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इनके ऊपर भी काम करते हैं। पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं। पर्यावरण के ऊपर मैं आपको बता दूं कि हरेला आप मनाते हैं, छुट्टी भी होती है, क्या करते हैं उसमें पौधे लगाते हैं, है ना। तो हरेला की जो छुट्टी का श्रेय है वो भी धात को जाता है, क्योंकि धात 2010 से हरेला मनाती आ रही है। और 2015 में सरकार को हमने एक ज्ञापन दिया था कि इसको एक राज्य स्तर पर मनाया जाना चाहिए, इसको राज्य पर्व घोषित होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड का एक बिल्कुल यूनिक पर्व है। तो सरकार ने हमारी बात को माना और उसके बाद से इसको राज्य स्तर पर मनाया जाता है। सारे विभागों में, सारे स्कूलों में सब इसके लिए छुट्टी की जाती है और बाकायदा उसके लिए आदेश भी होते हैं कि इसको मनाया जाए। तो हरेला हमने इस तरह से, और 2016 से फिर हमने क्या किया कि हमने कहा ठीक है, सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन हम समाज क्या कर सकते हैं। तो हम तब से इसको पूरे 1 महीने का मनाते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने, जो बरसात का महीना होता है, तो उसमें हम जगह जगह वृक्षारोपण, पौधारोपण, बच्चों को अवेयरनेस करते हैं। अलग अलग संस्थानों में जाकर के, विभागों में जाकर के इसके बारे में एक जन चेतना जागृत करते हैं। हरेला के अंतर्गत हमने एक स्मृति वन बनाया है। कभी आप लोगों का घूमने का प्लान बने
तो माल देवता रोड पे एक स्मृति वन बनाया है। वहाँ पर हमने 250 से अधिक पेड़ लगाए थे और अब वो ज़मीन हमें सरकार ने दी थी। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमें वो ज़मीन अलॉट की थी और हमने उसमें 250 से अधिक पौधे पेड़ लगा रखे हैं और अब वो बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। वो नदी के किनारे है और आप उसको जा करके भ्रमण कर सकते हैं, घूम के आकर देख सकते हैं कैसे किया गया है। तो वहाँ पर जितने भी पेड़ लगे हैं सब किसी न किसी ने अपने किसी प्रियजन की स्मृति में लगाए हैं। जैसे कि मेरे पिताजी नहीं है, मैंने उनकी स्मृति में मैंने भी पेड़ लगाया है। तो इस तरह से 250 से अधिक जो पेड़ हैं ये सब स्मृति में लगे हुए हैं वहाँ पे, इसलिए उसका नाम स्मृति वन रखा गया है। आप गूगल पे लोकेशन डालेंगे तो दिखा देगा। वहाँ पर हमारे लगभग सारे कार्यक्रम हमारे ज़्यादातर वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जगह है हमारे पास और एक रमणीक जगह भी है, तो हमारे कार्यक्रम वहाँ पर होते रहते हैं। ये तो हरेला का हो गया। फिर हमने फूलदेही, आप जानते हैं फूलदेही? फूलदेही बच्चों का एक अकेला ऐसा पर्व है जो केवल बच्चों का ही है। तो फूलदेही भी हम लोग मनाते हैं और इस साल से तो सरकार का भी कुछ आदेश हुआ है फूलदेही के बारे में, तो संभव है कि ये भी जल्दी ही हमारी राज्य सरकार इसको भी एक सरकारी पर्व के रूप में शामिल करेगी। क्योंकि पलायन के चलते हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी तीज त्यौहार हैं, यहाँ तक कि जो हमारा भोजन भी है वो भी विलुप्त होता जा रहा है। तो हमने इसे बीड़ा उठाया कि हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम करेंगे। भोजन के ऊपर भी हम काम करते हैं। हमारा एक कलियुग फूड फेस्टिवल होता है जिसमें कि हम पहाड़ी भोजन परोसते हैं, लेकिन वहाँ भी हम क्या करते हैं, हम फ्री में नहीं किसी को खिलाते। वहाँ भी हम उसका एक टोकन रखते हैं कि 200 रुपये या 250 रुपये की एक उसका वो रहता है प्रति व्यक्ति, और लोग आते हैं और अच्छे से वहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर होता है। तो कभी आप लोगों का किसी का भी इस तरह का कुछ हो तो कलियुग फूड फेस्टिवल में आप आकर के पहाड़ी भोज का आनंद ले सकते हैं। उसको हम अलग अलग तरह से परोसते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग विधियों से बनाते हैं, पारंपरिक विधि से नहीं बल्कि अलग अलग विधियों से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा मित्र वन एक हमने बनाया है, वहाँ पर भी काम चल रहा है। एक बाल वन बनियावाला में एक हाई स्कूल है, राजकीय हाई स्कूल है बनियावाला में, वहाँ पर बहुत जगह थी तो वहाँ पर हमने 100 पेड़ों का बाल वन बनाया है और उसकी जिम्मेदारी हमने बच्चों को दी है कि इसकी देखभाल आप करेंगे, और वहाँ पर बच्चे उसकी देखभाल कर रहे हैं। 100 पेड़ हम वहाँ पे लगा चुके हैं, वो बाल वन के नाम से है। ऐसे ही फूलों की ढाल है। एक मालदेवता में ही जो रोड है, मेन रोड पे हमने एक पुष्प वन बनाया है। क्या हुआ? वहाँ पर एक हमने पुष्प वन बनाया है। चलो कोई, तो वहाँ पर हमने एक पुष्प वन बनाया है। तो इस तरह से हमारे पर्यावरण के ऊपर भी काम चलते हैं, नाट्य विधा के ऊपर भी हमारा काम चलता है, हिंदी साहित्य के ऊपर भी काम चलता है। अब आते हैं बात इस पे कोना कक्षा पे। तो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है हमने 2018 में डिज़ाइन किया था और उस समय देहरादून से 28 स्कूलों से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो उस समय हमने ये देखा कि जो सार्वजनिक शिक्षा से जुड़े जो स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को इस तरह की चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, बहुत मुश्किल होती है। पेरेंट्स भी इतने सक्षम नहीं होते कि वो बच्चों को इस तरह की किताबें उपलब्ध करा सकें। तो हमने उसके लिए कुछ किताबों का चयन किया कि हम इन किताबों को स्कूल में बच्चों के लिए भेजेंगे ताकि बच्चे उनको पढ़ करके अपना ज्ञानवर्धन कर सकें और एक अच्छे नागरिक के रूप में ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें। तो हमने वो इस तरह से इस कार्यक्रम को शुरू किया था 2018 में। आज की तारीख में हम 750 से अधिक कोने पूरे उत्तराखंड में इस तरह के स्थापित कर चुके हैं और ये प्रदेश के हर ज़िले में है, हर ज़िले में हमारी पहुंच है। आज हम आपके विद्यालय में भी इसी काम के लिए आए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो 750 से अधिक जो मैं बात कर रहा हूं, तो इतने ही लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आज आपके विद्यालय में भी जो कोना डोनेट किया है, हमारी दाहत का ही एक परिणाम है कि कर्नल राजीव बहुगुणा, जो कि आपकी मैडम के भाई भी हैं, उन्होंने डोनेट किया है और उनकी तरफ से इस समय प्रदेश में 3 कोने चल रहे हैं, 3 स्कूलों में चल रहा है कार्यक्रम। तो आज उन्होंने आपके विद्यालय के लिए भी डोनेट किया, तो हम आपके विद्यालय में इसकी स्थापना के लिए आए हैं। आपके लिए हम छोटी छोटी किताबें, कहानी की किताबें लाए हैं और उसके बाद आपके पास हर महीने चंपक मासिक पत्रिका आएगी, अगले महीने से शुरू हो जाएगी।
तो चंपक बाल पत्रिका है वो, उसको पढ़कर भी आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, चुटकुले पढ़ सकते हैं, उसमें ड्राइंग भी आती है कि ड्राइंग बनाने का भी उसमें आता है ऑप्शन। तो इस तरह से आप उसको अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने केवल इन किताबों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक काम और ज़रूर करना आप, कि एक चिट्ठी ज़रूर लिखना उनके नाम, कर्नल राजीव बहुगुणा जी के नाम पे, कि आपको ये किताबें कैसी लगी, चंपक कैसी लगी, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और इसके अलावा कोई अगर आपके जहन में कोई ऐसी पत्रिका हो या किताब हो जिसको कि आप चाहते हो कि हमें मिले, तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं, हम वो भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमें ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं इसको। तो आशा है, उम्मीद है मुझे कि आप लोग पढ़ेंगे। और विद्यालय परिवार से मेरा आग्रह रहेगा कि इनका आपने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, बच्चे पढ़ें, पढ़ेंगी कोई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे पढ़ लें। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे पढ़ लें, इसके लिए हम इस काम को, इस वजह से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। बस इस तरह से हमारी आपके पास इस तरह का प्रतिनिधित्व करेंगे और चंपक आपके पास जैसे मैंने बताया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। धन्यवाद मीना जी। तो बच्चों, सुना आपने क्या क्या बताया सर ने? अच्छा, कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे थे? बस कितने बच्चों ने ध्यान से सुना? अच्छा, कौन बच्चा बताएगा आकर के कि क्या क्या बताया सर ने? जल्दी हो, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, हाथ खड़ा करो। कोई तो बताएगा, आ जाओ बच्चे, कोई डांट थोड़ी पड़ेगी आपको, नहीं आए तो नहीं आया, आ जाओ। कुछ सुना होगा ना थोड़ा सा, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम ज्योति है। आज सर ने पर्यावरण, वृक्ष और वायु विज्ञान के बारे में बताया। और कोई बताना चाहेगा? मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। अभी हमें सर ने बताया कि हमारी काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण में नुकसान पहुँच रहा है और हमें उसके लिए करना भी चाहिए। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हर कोई वृक्षारोपण के सहायता दे और हमारे धार्मिक स्थल जो भी है उसको कुछ न कुछ की सहायता करें। वृक्षारोपण, यानी कि वृक्षारोपण करें, और धार्मिक स्थलों के साथ साथ हमारे विद्यालयों में भी क्या है, सहयोग प्रदान करें। तो सर ने अभी बताया कि हम क्या कर रहे हैं, धात क्या करता है, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम। उत्तराखंड की संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी? जब हम अपने त्योहारों को, हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीजों को तो अपना रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने कोई हरेला मनाया था क्या? जानते थे हरेला? नहीं, हरेला हाथ ने मनाना शुरू किया है। और जैसे कि सर ने बताया, कुमाऊं का त्योहार था हरेला। 2-4 डोगरियों में बीज बोते थे और फिर जो फसल अच्छी होती थी उसी फसल को उस साल बोया जाता था, और फिर पूरे महीने जो है त्योहार मनाया जाता था, और लास्ट में जो है हरेला का पर्व मना के, मतलब की संक्रांत पे उसको समाप्त किया जाता था, पूरे 1 महीने का जाता था। ऐसे फूलदेई है, फूलदेई का जो त्योहार है, कभी सुना था आपने फूलदेई? सुना था? नहीं सुना था, क्योंकि फूलदेई भी क्या है, हमारा उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। और ये सर ने जैसे बताया कि अकेला एक ऐसा पर्व है जो बच्चों का है, जिसमें केवल बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे फूलदेई में? सुबह सुबह जाते हैं, और जो पहाड़ों में जो बच्चे होते हैं वो सुबह सुबह क्या करते हैं, नहा धो करके जाते हैं, बगीचे से फूल तोड़ करके लाते हैं, और फिर सबकी जो अपने आस पड़ोस के जो लोग होते हैं सबकी दहलीज पर डालते हैं। इसलिए डालते हैं और दुआएं करते हैं कि ये जो घर है, ये जो घर के लोग हैं, हमेशा सुखी रहें और संपन्न रहें। तो ऐसे उनका डेली चलता रहता है, पूरे 1 महीने तक वो इस कार्यक्रम को करते रहते हैं। और जब
उनको कुछ कुछ पारितोषिक उसके उसमें देते हैं कि या तो गुड़ देते हैं या चावल देते हैं या तेल देते हैं, मतलब कुछ न कुछ ऐसी सामग्री उनको देते हैं। वो बच्चे इकट्ठा करते रहते हैं। तो जब पूरे महीने भर जाते हैं तो लास्ट वाले संक्रांत वाले दिन फिर उस पूरा जो खाना होता है उस खाने को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और सब मिलकर के, सारे बच्चे मिलकर के उस दिन उन पकवान को बनाते हैं, उस खाने को बनाते हैं। तो ये होता है फूल। और भात क्या करती है, अब हमने जो फूटे को बनाने का तरीका अपनाया है, हमने क्या किया कि हम विद्यालयों में क्या करते हैं, ड्राइंग शीट्स भेजते हैं। ड्राइंग शीट भेजते हैं, जो बच्चे फूलदेई पर कोई चित्र बनाना चाहे, कोई कहानी लिखना चाहे, कोई कविता लिखना चाहे, कुछ भी जो लिखना चाहे, जो भी उसके मन में आए तो उसको अच्छा लगे, उसमें से वो उस ड्राइंग शीट पर लिख सकता है। ठीक है। और ऐसे ही अब आपके विद्यालय में हम आज कोना स्थापित करेंगे, तो आपका विद्यालय भी हमारे साथ जुड़ गया है। तो आपके इस विद्यालय में भी ड्राइंग शीट आएंगी, तो आप क्या करेंगे, उस ड्राइंग शीट पर अपने विचार कहानी के रूप में, ड्राइंग के रूप में या कविता के रूप में आप उसमें लिख सकते हैं और अपने मैम को देंगे और मैडम हमें उसकी फोटो खींच करके और फिर सारे विद्यालयों से जब ये सब आ जाते हैं सेट्स, फिर हम उनमें से चयन करते हैं, जो बेस्ट होते हैं उनको पुरस्कार देते हैं आप सब। ठीक है। दूसरा, हरेला का जो पर्व है उसको हम पूरे 1 महीने का मनाते हैं। हरेला वैसे तो 1 दिन का होता है, लेकिन हमने क्या किया, उसको पर्यावरण से जोड़ दिया। पर्यावरण से जोड़ दिया और जैसे कि सर ने बताया, हमने इतने सारे वन बना दिए हैं, तो हमने वृक्ष लगाने शुरू किए हैं और वो वृक्ष जो हैं वो वनों के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो पर्यावरण, अगर वृक्ष लगेंगे तभी तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। आपने देखा होगा जगह जगह फैक्ट्रियाँ और इतने वो बने हुए हैं, उनसे क्या होता है, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। लेकिन उसको साफ करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए हमें पेड़ लगाना बहुत जरूरी है कि नहीं? कितने बच्चे जानते हैं कि पेड़ लगाना जरूरी है? और क्या, एक पर्यावरण को तो हम शुद्ध कर लेंगे, लेकिन और क्या होता है पेड़ों से, बताओ, कोई छोटा बच्चा बताएगा? और क्या लाभ है पेड़ों से? ऑक्सीजन मिलती है, वेरी गुड। और छाया, छाया मिलती है और फल मिलते हैं और लकड़ियां भी मिलती हैं, वेरी गुड। यानी कि जो पेड़ है, जब हम उसको छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, वो हमें क्या होता है, जब तक बड़ा होता है और जब तक हम भी जिंदा रहते हैं, वो हमारे कितने सालों साल वो जिंदा रहते हैं और हमेशा क्या करते हैं, वो इंसान की सेवा करता ही रहता है, देता ही रहता है कुछ न कुछ। हमसे कुछ लेता है? नहीं लेता। हमें क्या करना पड़ता है, उसको शुरू में थोड़ा सा पानी देना पड़ता है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, उसके आसपास जो है मिट्टी की गुड़ाई करनी पड़ती है ताकि वो पेड़ हरा भरा हो। ठीक है। अब जो कोना कक्षा का कार्यक्रम है, कोना कक्षा के कार्यक्रम में अब हम आपको बुक्स जब दे करके जाएंगे, तो इसमें हमने एक कैंपेन चलाते हैं, हम हर साल चिट्ठी लिखो। एक चिट्ठी लिखिए, किसके नाम पर? डोनर के नाम पर, जिन्होंने, जैसे कि सर ने अभी बताया था कि आपके विद्यालय में कर्नल राजीव बहुगुणा जी हैं, जो आपकी मैडम है डंगवाल मैडम और डंडरियाल मैडम, इनके बड़े भाई हैं। ठीक है। और वो जो थे कारगिल में, कारगिल का जब युद्ध हुआ था ना, उन्होंने बहुत मेहनत से, लगन से और वीरता से क्या किया, लड़ाई की, और लड़ाई में वो घायल भी हो गए थे, लेकिन फिर जैसे तैसे के वो बच करके आ गए हैं। और आज हमारे पास यहाँ पर वो नहीं आ पाए, लेकिन हम दुआ करते हैं कि वो अपने घर पर जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वो स्वस्थ रहें। हम उनकी स्वस्थ रहने की हमेशा कामना करते रहेंगे। और उन्होंने ही आपके विद्यालय में, और उनको वीरता परम जो है ना, जब कहते हैं जो कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम मिलता है, तो उनको क्या मिला है, सेना मेडल भी मिला है उनको, कि वीरता के लिए, कि उन्होंने बहादुरी से युद्ध किया और दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और खुद भी बचकर आ गए। तो है कि नहीं अच्छी बात? तो इस बार भी जोरदार एक ताली हो जाए। कैसे बताई थी मैंने? स्पेशल ताली। वेरी गुड। ठीक है। तो
अब हम कोना कक्षा देने से पहले कि कोना कक्षा का हम भेंट करें, आपके विद्यालय में दें, लेकिन वो जो बुक्स है ना, उन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा बेटा। अच्छी लगती है बुक्स पढ़नी? कितने बच्चों को अच्छी लगती हैं? सबको। तो उन कहानियों को याद भी करना और फिर अपने घर में भी सुनाना, आपस में एक दूसरे को भी सुनाना, उसमें जो अच्छी लगे आपको, उसमें क्या अच्छा लगा, उन किताबों में क्या अच्छी लगी, क्या कमी उसमें है, और इसके अलावा और कौन सी बुक आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो सब आप एक चिट्ठी के द्वारा, एक चिट्ठी लिखिएगा कर्नल राजीव बहुगुणा जी के नाम पर, ठीक है? उस चिट्ठी लिखिएगा, क्योंकि कोई हमें कुछ देता है, अगर हमें कोई एक ट्रॉफी भी देता है तो हम थैंक्स बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? तो जो कोई हमें कुछ देता है तो थैंक यू तो बोलना बनता है ना। तो आप उनको थैंक यू बोलने के लिए एक लेटर लिखिएगा, एक चिट्ठी लिखिएगा कि आपने जो हमें किताबें दी हैं वो आपको कैसी लगी, और उसके अलावा आप कौन सी किताब चाहते हैं कि जो आपको, जिससे और ज्ञान मिल सके, जो आपको अच्छी लगे। साथ में आपके उसमें हर महीने एक चंपक आएगी आपके पास, ठीक है? उस चंपक को पढ़ना। ये किताबें जो हम दे रहे हैं ना, ये मत सोचना कि अभी सर ने बोला कि हम हिसाब नहीं मांगे कुछ, तो पढ़ना ताकि हर बच्चा उनको पढ़ सके। ऐसा मत सोचना कि किताब हमें मिल गई है, इसका कुछ हमें वो रखना नहीं, तो हम इसको फाड़ भी सकते हैं। फाड़ने से क्या होगा? हैं? दूसरा नहीं पढ़ पाएगा ना उसको फिर। तो किताबों को पढ़ना प्यार से, क्योंकि किताबें हमारी क्या होती हैं? विद्या। और सबसे सच्चा दोस्त कौन होता है? विद्या। किताबें होती हैं हमारी सबसे सच्ची दोस्त, क्योंकि जब हम अकेले बैठे होते हैं तो हमें कोई नहीं मिलता बात करने के लिए, तो हम सोचते हैं अरे बैग से किताब निकाल के ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? है कि नहीं? तो किताब जो है पढ़ना बहुत अच्छी आदत होती है। जितनी भी हमारी आदतें होती है, अगर हम किताब पढ़ते रहेंगे ना तो हमें बहुत ज्ञान मिलेगा। अब हमें क्या पता किसी देश के किस कोने में क्या हो रहा है, कहाँ पर कैसा खाना बनता है ना, कहाँ पर कौन सी जगह पर पहाड़ हैं, कौन सी जगह पर कैसे नदियाँ हैं, ऐसे हमें पता चल जाएगा बैठे बैठे? कैसे पता चलेगा? किताबों से। लेकिन कब पता चलेगा? जब हम किताबों को पढ़ेंगे। तो इसलिए किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं जो आपको मज़ा भी देंगी और ज्ञान भी देंगी, और साथ में ड्राइंग बनाना भी आप इनसे सीखोगे। अब मेरी बातें तो बहुत हो गई, अब आई बात कहानी सुनने की, ठीक है? और आपने कहा था कि हम ध्यान से सुनेंगे, सुनेंगे ना? सुनेंगे, और मैम जो पूछेंगी उनकी बात का जवाब भी दोगे, पक्का? और जो कहानी सुनेंगे उसे पता भी होना चाहिए कि जब आप कहानी सुन रहे होंगे तो उस कहानी में खो जाना है, ठीक है ना? खो जाना है, ताकि लगे हम जो जो मैडम बता रही है ना हम वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी अर्चना गाड़ी को कि वो आएंगी और आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगी। धन्यवाद मैम। तो कौन कौन सुनेगा कहानी? सब सुनेंगे? अच्छे से? ध्यान से? ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, इतने अच्छे से तैयार होके सब बच्चे बैठे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम लोग कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं? और मजा आ रहा है? कितनी सारी बातें हमने आप लोगों से की। अभी हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है? और आप सब ध्यान से सुनेंगे? कोई बातें तो नहीं करेगा? पक्का? फिर कोई बातें करेगा तो हम कहानी वहीं पर छोड़ देंगे, फिर हमें पता नहीं चलेगा एंड में हुआ क्या, ठीक है? तो सब लोग सुनेंगे ना ध्यान से? ठीक है। तो ये कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, किस चीज की है? मूंछ की। पूंछ की नहीं, मूंछ की। किसकी कहानी है? मूंछ की। आप में से किसी की तो नहीं है मूंछे? लेकिन जो हमारी कहानी है उसमें बहुत सारी मूंछें हैं, बड़ी बड़ी मूंछें। तो हमारी कहानी है एक गांव की जो देहरादून से थोड़ा दूर है।
कहीं पहाड़ में ऊपर। और वहां गांव में कौन रहता है? मूछ नहीं, एक आदमी रहता है, व्यक्ति रहता है। और क्या नाम है उस आदमी का? क्या नाम है उस आदमी का? जब मैं बताऊंगी तभी तो पता चलेगा। तो मिलके एक नाम रख दे उस आदमी का। तो बताओ क्या नाम रखें फिर? अमित, रमेश, सुरेश और नरेश और राजू, दिनेश, प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। तो क्या रखना चाहिए? कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद आया आपको? रमेश। रमेश के लिए वोट कर दो। चलो, कितने लोगों को रमेश चाहिए? ठीक है, काफी सारे। और कितने लोगों को राजू चाहिए? और कितने लोगों को प्रेम चाहिए? प्रेम वाले ज्यादा है, तो ठीक है फिर। तो उस आदमी का नाम है प्रेम। और प्रेम देहरादून से दूर एक पहाड़ में रहता है, पहाड़ के गांव में। मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है। तो वहां गांव में प्रेम अपनी बीवी के साथ रहता है। प्रेम और प्रेम की बीवी वहां पर रहते हैं। और उनका गांव के बीचों बीच मकान है। और कैसा मकान है? बड़ा सा मकान है, 2 मंजिला, सीमेंट वाला। और इस वजह से क्या है, बाकी जो गांव में सारे मकान हैं वो कैसे हैं? कच्चे हैं, मिट्टी के हैं, पत्थरों के हैं। और सिर्फ प्रेम का मकान है जो बड़ा सा है, 2 मंजिला मकान, सीमेंट वाला। तो गांव में प्रेम का बहुत रुतबा है, प्रेम की बहुत पूछ है, प्रेम का बहुत टशन है। टशन है, ठीक है? जैसे आप लोग मारते हो कभी टशन, वैसे ही प्रेम का भी गांव में टशन है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मकान है। और प्रेम बहुत खुश है क्योंकि उसकी गांव में ही एक दुकान भी है। दुकान से वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, उसकी दुकान में सारा सामान मिलता है। तो उसने अच्छा पैसा कमा के एक बड़ा सा मकान बना दिया है गांव के बिल्कुल बीचों बीच। और सब लोग प्रेम की बहुत इज्जत करते हैं। तो प्रेम दिखता कैसा है? आंखें बंद करो सब, सब आंखें बंद करो। कर दी? अब मैं जो बोलूंगी वो इमेजिन करना, ठीक है? सोचना। तो प्रेम लंबा है, 6 फीट लंबा। और कैसा है? सांवले रंग का है। और प्रेम के काले काले घने घने बड़े बड़े बाल हैं। और प्रेम बहुत सुंदर दिखता है, हैंडसम, टॉल, डार्क, हैंडसम। लेकिन प्रेम की मूछें नहीं है, कोई मूछें मत सोचना, है तो साफ कर दो अभी। सबने सोच लिया प्रेम कैसा दिख रहा है? ठीक है, अब आंखें खोल लो। तो प्रेम अपनी लाइफ में बहुत खुश है क्योंकि उसका बड़ा सा मकान भी है, वो अच्छा कमा रहा है, उसकी अच्छी सी बीवी है, सब कुछ अच्छा है, सॉर्टेड। लेकिन फिर क्या होता है? गांव में एक और आदमी आता है शहर से। उसका नाम है रमेश। तो रमेश गांव में आके एक मकान बनाता है। और वो कितना बनाता है? 3 मंजिला, 3 स्टोरी, यानी प्रेम के मकान से भी बड़ा मकान। अब प्रेम टेंशन में आ जाता है क्योंकि अभी तक तो सबसे बड़ा मकान उसका था और वो बहुत खुश था, उसका टशन था, रुतबा था, गांव में सब उसकी बात सुनते थे, कोई भी बात होती थी तो सब उसी को बुलाते थे। लेकिन अब रमेश का मकान ज्यादा बड़ा होने लगा तो प्रेम बहुत चिंता में आ गया। और देखते ही देखते 6 ही महीने में रमेश का मकान तैयार हो गया।
और लोगों ने प्रेम की पूंछ थोड़ी कम कर दी, पूंछ मूछ नहीं। तो उस प्रेम ने सोचा अब मैं क्या करूं, अब तो लोग रमेश को ज्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि उसका ज्यादा बड़ा मकान है, वो शहर से भी आया है, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो उसको एक तरकीब आती है, आइडिया आता है, और वो क्या करता है, मूछें रखनी शुरू करता है। उसे लगता है मेरी मूछें अच्छी होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, काली घनी होंगी, तो मेरा फिर से रुतबा हो जाएगा गांव में। तो वो मूछें छोड़नी शुरू कर देता है, और क्योंकि उसके बाल भी काले घने लंबे थे तो उसकी मूछें भी बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, और एक ही महीने में ये बड़ी बड़ी मूछें प्रेम की, वो खुद भी लंबा था, अब उसकी मूछें भी बड़ी बड़ी हो गई। तो वो शीशे के पास जाता है और शीशे में देखता है अपनी मूछों को, ये ताव देता है, तेल लगाता है और गाना गाता है। कौन सा गाना गाता है बताओ, मेरे साथ गाओगे? मूछ नहीं तो कुछ नहीं, बोलो, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। तो वो शीशे में अपनी मूछों को देखता है और गाने गाता है कि वाह क्या लग रहा हूं मैं, हैंडसम बिल्कुल, है ना, बढ़िया। लेकिन प्रेम अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, तो उसने मूछें रखने से पहले क्या किया था? हाँ, बीवी को पूछा था। उसने अपनी बीवी को पूछा, जिसका नाम है रानी, उसने रानी को पूछा, रानी यूं तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ, मुझे पता है, पर मैं बहुत चिंता में हूँ क्योंकि रमेश का मकान बहुत बड़ा हो गया है और अब गांव में मुझे कोई नहीं पूछ रहा, तो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं मूछें रख लूं? तो रानी ने क्या बोला? ऐसे नहीं बोला, रानी ने कहा तुम तो ऐसे ही कितने अच्छे दिखते हो, मूछें रखो या नहीं क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन रमेश ने कहा, सॉरी प्रेम ने कहा, हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन गांव में मेरा रुतबा कुछ कम हो गया है, मूछें रखूंगा तो मेरा दबदबा बना रहेगा। तो रानी ने कहा रख लो, और वो शर्माकर भाग गई। तो प्रेम ने मूछें भी पाल ली। तो उसने फिर जब मूछें बड़ी हो गई फिर वो रानी के पास गया और उसने रानी को पूछा, रानी रानी ये देखो मेरी मूछें कितनी बड़ी हो गई है। उसने मूछों पे ताव दिया, तेल लगा के बिल्कुल नोकीली करके, और फिर पूछा, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? इस बार रानी ने क्या बोला? तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो, मैं तो तुम्हें देखती ही रह गई, तुम तो बिल्कुल अनिल कपूर लग रहे हो। हा हा हा, अनिल कपूर, देखा लग रहा हूं ना अच्छा? तो रानी ने कहा, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। तो प्रेम खुश हो गया कि चलो अब मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, मेरी मूछें बड़ी बड़ी हो गई, और गांव में भी लोग उसे पूछने लगे, वाह प्रेम भाई क्या मूछें रखी हैं, क्या हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारी तो मूछों का कोई जवाब नहीं। और प्रेम क्या करता था फिर? गाना गाता था सबके सामने। कौन सा गाना? तो उसे गांव में जो भी दिखता, जैसे ही उसके करीब आता वो मूछों को ताव देता और यही गाना गाता, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, और चिढ़ाता क्योंकि उसकी काली घनी बड़ी बड़ी मूछें थी। अब धीरे धीरे उसने पूरे घर में शीशे लगवा दिए क्योंकि वो खुद को देखना चाहता था कि मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं।
तो वो आते जाते इधर उधर शीशा देखता बार बार। खाना भी वो शीशे के सामने बैठकर खाता और एक निवाला खाता और मूंछों को ताव देता। फिर कहीं हल्का सा चल के जाता और फिर शीशा देखता और फिर मूंछों को ताव देता। और धीरे धीरे उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो दिन रात शीशे के आगे बैठकर कभी मूंछों को कंघी करता, कभी तेल लगाता, कभी ताव देता और खुश होता कि मेरी मूंछें कितनी अच्छी लग रही हैं। शुरू शुरू में तो रानी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब वो परेशान होने लग गई कि ये तो कुछ काम धंधा ही नहीं कर रहा है। काम नहीं करेगा तो घर में पैसे ही नहीं आएंगे, हम क्या खाएंगे। तो उसने प्रेम से बात की। उसने उससे बोला, सुनते हो, मूंछें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन कुछ काम धंधा भी करना है या नहीं? क्या दिन रात इन मूंछों के पीछे पड़े रहते हो? तो प्रेम ने गुस्से में कहा, मेरी मूंछों को कुछ मत कहना, यही हमारी किस्मत है, किस्मत। तो रानी ने कहा, किस्मत? किस्मत मूंछें नहीं होती, काम होता है, काम। जहां तुम मेहनत करते हो, काम करते हो और घर में 2 पैसे आते हैं। काम नहीं करोगे तो हम खाएंगे क्या? मैं तो कहती हूँ मूंछें साफ ही कर दो। रानी ने इतना बोला और प्रेम गुस्सा हो गया। ये क्या कहा तुमने मेरी मूंछों के बारे में? खबरदार, जो मेरी मूंछों के लिए कुछ कहा तो मेरी मूंछों की तरफ देखना भी मत। और गुस्से में कमरे में चला गया। अब ये रोज का काम हो गया था कि प्रेम काम पर नहीं जाता था, घर में बैठ के मूंछें देखता रहता था। धीरे धीरे घर के पैसे भी खत्म होने लगे, तो रानी बहुत परेशान हो गई। फिर एक दिन शहर से, देहरादून से रानी का भाई गांव गया रानी को मिलने। उसका नाम था राजू। तो राजू जब गांव गया तो राजू ने देखा कि मेरी बहन बहुत परेशान है। तो उसने पूछा, अरे दीदी, क्या बात हो गई, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो रानी ने उसे बताया, क्या करूं, तुम्हारे जीजा जी तो दिन रात मूछ मूछ करते रहते हैं, ना काम धंधे की फिक्र है ना घर की। मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ, सब पैसे भी खत्म होने को आए हैं। तो राजू ने कहा, ये बात, मैं कोई तरकीब निकालता हूँ। तो रानी ने कहा, खबरदार, उनसे कुछ मत कहना, वो गुस्सा हो जाएंगे। तो उसने कहा, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी करूंगा। तो उसने एक तरकीब लगाई और वो भाग के अपने जीजा जी के पास गया। वाह जीजा जी, वाह, क्या मूंछें हैं आपकी। दीदी तो कह रही थी अनिल कपूर दिखते हो। और प्रेम और खुश हो गया। प्रेम ने कहा, हाँ, ऐसा बोल रही थी क्या? कुछ दिन पहले तो मुझ पर गुस्सा कर रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं, वो तो शायद ऐसे ही किया होगा, पर मुझे तो कह रही थी, वाह, तुम्हारे जीजा जी क्या हैंडसम लगते हैं, हीरो लगते हैं, हीरो। तो प्रेम खुश हो गया। तो राजू ने कहा, लेकिन जीजा जी, आप क्या इसमें ये पुराना सड़ा गला तेल लगाते हो और ये गंदी सी कंघी से इसे बनाते हो? क्यों ना मैं आपको शहर लेके चलूं और बड़े से सैलून में आपकी हजामत करवाऊं और वहां वो मूंछों को जेल लगा के ऐसा सेट करेंगे कि सब देखते ही रह जाएंगे। तो प्रेम खुश हो गया। उसे लगा, वाह, मेरी मूंछों की और खिदमत होगी, क्या बात है, फिर तो मैं और अच्छा दिखूंगा, मेरी और पूंछ हो जाएगी। तो वो राजू के साथ शहर चला गया, देहरादून आ गया। और देहरादून आके कहाँ गया? स्क्वायर टच में है ना आपके पास में, वो यहाँ आ गया सैलून में। और उसे आराम से कुर्सी पे बैठा दिया और कुर्सी पीछे कर दी। और प्रेम खुश, सैलून देख के, कितना बड़ा सैलून है शहर का, यहाँ तो मेरी मूंछों की और ज्यादा खिदमत हो जाएगी, मेरी मूंछें और अच्छी दिखेंगी।
और जो नाई ने आकर उसकी मूछे बनानी शुरू करी, कभी नाई लेफ्ट जाता, कभी नाई कभी कभी, और प्रेम को लगता था कि वाह, आज तो मेरी मूछें चमकने वाली है। लेकिन जब 15 मिनट बाद उसने आंख खोली तो क्या हुआ? उसकी मूछें साफ थी। और उसने कैसे करा? ये क्या कर दिया मेरी मूछों का? कहाँ गई मेरी मूछें, मेरी प्यारी मूछें? और वो रोने लग गया, मेरी मूछें उड़ा दी, अब क्या करूंगा मैं, मेरी इतनी प्यारी मूछें, अब मुझे कौन पूछेगा? तभी रानी आई और रानी ने उसे कहा, नहीं नहीं, तुम तो ऐसे भी कितने अच्छे दिखते हो, छोड़ो अनिल कपूर को, तुम तो गोविंदा लगते हो, गोविंदा, बिना मूंछों के ऐसे ही कितने हैंडसम लग रहे हो, कोई पूछे ना पूछे मैं तो पूछूंगी। तो उसके दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो, कम से कम रानी कह रही है कि अच्छा लग रहा हूं। तभी राजू भी आ गया। राजू ने भी बोला कि अरे हाँ जीजा जी, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, कहाँ मूछ वूछ के चक्कर में हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, स्मार्ट, शहर में तो कोई भी मूछे नहीं रखता। तो प्रेम को थोड़ी और हिम्मत आई कि चलो, मैं थोड़ा अच्छा लग रहा हूं, ये भी कह रहा है। अब जब इतने सब में नाई को थोड़ी सी और हिम्मत आ गई, जो कि कुर्सी के पीछे छुप गया था राजू की आवाज सुन के, प्रेम की आवाज सुन के, डर के मारे कि अभी तो मैं पिटूंगा। वो भी ऐसे कुर्सी से झांकते हुए बोला, हाँ साहब, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं, हीरो, हीरो नंबर 1। तब प्रेम ने सोचा, 3 लोग बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, लगता है वाकई में अच्छा ही लग रहा हूं मैं। फिर उसने फिर से शीशे की तरफ देखा और अपने बालों को हवा दी और बोला, हाँ अच्छा ही लग रहा हूं। तब उसे रानी ने समझाया, क्या समझाया? कि कभी भी किसी दूसरे को देखकर अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उसकी जिंदगी है। अगर किसी का बहुत बड़ा मकान भी है, किसी के पास कोई बहुत अच्छी चीज भी है, तो वो उनकी जर्नी है, उनकी यात्रा है। आपको हमेशा जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, ना कि अपना काम धंधा छोड़कर दूसरों से कंपैरिजन करना चाहिए, यानी जलन नहीं होनी चाहिए, जलन बुरी बात है। तब प्रेम को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने रानी के कंधे में हाथ रखते हुए बोला, चलो रानी, गांव चलते हैं, मैं भी तो दिखाऊं मैं कैसा गोविंदा लग रहा हूँ। और रानी चलो चलते हैं, शर्मा गई। तो कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी? क्या सीखा हमने कहानी से? हाँ, लालच नहीं करना चाहिए और किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, अपना काम अच्छे से करना चाहिए और मेहनत से ही आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अर्चना। अच्छी लगी बच्चों कहानी? मजा आया? कहानी अच्छी लगी और उससे अच्छा कौन लगा? कहानी सुनाने वाली, वो अच्छी नहीं है? ये तो और भी अच्छी है। और अगली बार जब फिर से आएंगे तो फिर से नई कहानी लेकर आएंगे, सुनोगे? बट इस कहानी को याद रखना पड़ेगा। पर याद हुआ कुछ? उसने कौन सा गाना गाया था? मूछ नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, इसमें एक शब्द आया था पूछ। उस पूछ का क्या मतलब होता है? हाँ, कोई पूछता नहीं है, उसका मतलब पूछ मत लगा लेना।
पूछ, यानी कि उसकी कोई पूछ नहीं है, उसको कोई, हाँ, उसकी कोई परवाह नहीं करता, उसको कोई मतलब ये नहीं समझता कि ये तो ऐसा कर सकता है, ये भी कोई इंसान है, ये भी कुछ करता है। समझ आया? तो कहानी अच्छी थी ना? अच्छा, धूप भी लग रही होगी ना आपको, बहुत तेज गर्मी लग रही है? नहीं? वेरी गुड। और भूख लग रही है? नहीं? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ, यानी कि आपको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे गैरोला साहब हैं, जो कि मैंने कहा था ना कि एक जागरूक व्यक्ति, जो कि हमारी उसको सुन फेसबुक में देख करके आए हैं, तो निश्चित ही उनके विचार कितने अच्छे होंगे। और उनके विचारों को सुनने के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर कि आप आएं और बच्चों को और आशीर्वाद और इस कार्यक्रम को थोड़े से और पंख लगाने की कृपा कीजिएगा। गैरोला जी। प्यारे बच्चों, धाद संस्था का मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धाद संस्था जिस तरह से प्रयास कर रही है, बच्चों को इस तरह से जागरूक कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप सब लोगों को ये सबक सीखना चाहिए कि किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। किसी का कपड़ा अच्छा पहना हुआ है, आपका गंदा है, उसको देख के नहीं जलना है। और अधिक मेहनत करनी है, अपना भविष्य बनाना है तो अच्छी पढ़ाई करनी है, माता पिता का कहना मानना है, और स्कूल में मैडम की को भी हमेशा चरण स्पर्श करके, समझे ना। और अपने देश के प्रति राष्ट्रगान को याद है सबको? राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक याद है? और वंदे मातरम? खेल कूद में भी जाते हो? फुटबॉल खेलते हो? हाँ, मैं फुटबॉल का खिलाड़ी था अपने कॉलेज लाइफ में, और कैप्टन भी रहा फुटबॉल का। लॉन्ग रेसेज में भी दौड़ा हूँ, समझे ना, और उसमें भी अच्छी पोजीशन लेके आता रहा हूँ। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि कभी किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करनी, किसी को देख के जलना नहीं है। किसी का घर बड़ा है, हम झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन वही झोपड़ी के बच्चे फिर पढ़ लिख के आगे बढ़ के बड़ा मकान भी बना लेते हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और माता पिता का कहना मानना है, गुरुजनों का कहना मानना है, समझे ना। अब ये देखो, कर्नल राजीव बोगना जिनके बारे में बता रहे थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में दरगाह में छिपे हुए 3 आतंकवादियों को मारा था। वो कई लोगों की हत्या कर चुके थे। तो कर्नल राजीव बोगना ने उनको शूट करके ख़त्म किया था। फिर उनमें से किसी ने दीवार पे दूसरा मोर्टार छोड़ा, उसका वो आकर के उनकी गर्दन चाक कर गया था। उनका दूसरा जन्म हुआ, फिर बच गए वो किसी तरह से। फिर भारत सरकार के बड़े अस्पताल में यहाँ दिल्ली में उनका इलाज चला है। मैं भी उनको वहाँ देखने गया था। तो आज ईश्वर की कृपा से वो जिंदा हैं। और आज ये जो आप लोगों के लिए पुस्तक वगैरह का वो जो उन्होंने व्यवस्था करवाई है, वो सब उन्हीं की देन है। ये कार्यक्रम जो है उन्हीं के इनिशिएटिव पे, उन्हीं के प्रयास से इस कार्यक्रम को इस समय आयोजित किया गया है। तो बच्चों, एक तो आपस में प्यार से रहना है। लड़ झगड़ गए फिर उसके बाद दोस्ती कर लेनी है। झगड़ते भी हैं बच्चे आपस में, फिर दोस्ती कर लेनी है। बात बंद नहीं करनी है किसी से भी, समझे ना। और अपने देश के प्रति जागरूक रहना है, राष्ट्र की रक्षा करनी है। तुम्हें भी कर्नल राजीव बोगना जैसा बहादुर बनना है। दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए फौज में भर्ती होना है, समझे ना। तो उसके लिए खेल कूद भी जरूरी है। खेल कूद में भाग लेना है। जब खेलोगे कूदोगे तभी तो हिष्ट पुष्ट बनोगे। लड़के क्या लड़कियां क्या, डॉक्टर बनेंगे, फौज में डॉक्टर भी बनेंगी, लड़के भी। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कभी ये मत देखिए कि हम झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ी से बड़े बड़े लाल पैदा होते हैं। अब भारत में देखिए चाणक्य, आजकल जिसका टीवी पर चल रहा है सारा,
तो चाणक्य की ही सीरियल चली है बहुत लंबी चौड़ी। तो चाणक्य तो एक बहुत मामूली व्यक्ति थे और उन्होंने पूरे मगध वंश का साम्राज्य का नाश किया था, क्योंकि उन्होंने अत्याचार फैलाया हुआ था। समझ रहे हैं बच्चों? बच्चों समझ रहे हो? हाँ, चाणक्य। तो ऐसे विद्वानों की, तो आप ही लोगों के बीच से पैदा होने ये सब। खेल कूद पर भी ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, माता पिता का कहना मानिए, गुरुजनों का कहना मानिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो आप ही लोगों के बीच से कर्नल राजीव बोगना जैसे वीर पुरुष पैदा होंगे। ठीक है? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरह से आपने बच्चों को समझाया। और बच्चों, अभी सर बता रहे थे ना कि जो हमें किसी से जिद ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये जो हमारी यूनिफॉर्म है ना, ये क्यों बनाई गई है? स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों होती है पता है? जिससे सब एक समान रहें। क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं, कुछ के पापा की थोड़ी सी तनख्वाह ज़्यादा होती है, कुछ के थोड़ी सी कम होती है, तो कुछ दो चार ज़्यादा कपड़े बना लेते हैं, कुछ कम बनाते हैं, कुछ के, है ना। तो बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना न आए कि मेरे पापा एक तो कम पैसे हैं और मैं दूसरे नहीं बना सकता कपड़े, ये बना सकता है ना। तो इसलिए विद्यालय में क्या होता है, सब बराबर हैं, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो एक जैसे। और देखो कितने सुंदर जब अलग अलग कपड़े पहन के आते तो कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं? नहीं लगते ना। और जब यूनिफॉर्म में आते तो सब बच्चे कितने सुंदर लगते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं, जैसे कि आप लोग लग रहे हो। और बहुत साफ सफाई से भी बहुत बच्चे आए हैं सब। अच्छा, अब अभी देखो हमने कहानी भी सुना दी है आपको, बातें भी बता दी हैं। अब कौन बच्चा कुछ सुनाना चाहेगा? कोई कहानी, कोई गीत, कोई कविता? बताओ जल्दी से, एक एक करके आ जाओ। कोई सुनाना चाहता है तो जल्दी से। कोई भी, कुछ भी, जो भी आता है। चुटकुला भी सुना सकते हो। याद है, श्लोक याद है, दोहे याद होंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। वही अच्छा, माइक तो चलिए। शुभम थोड़ा सा तार को और ये पकड़ लो। पकड़ो। कौन बीच में? अंकुश पकड़, तू पकड़। छोटे आगे, बड़े पीछे। हाँ पकड़। वेरी गुड। चलो बच्चों, पहले इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बना लो। मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमः। अगतस्ते नमः, पृष्ठतस्ते नमः, ऊर्ध्वतस्ते नमः, च अपि अधस्ते नमः, वामतस्ते नमो, दक्षिणे ते नमः। मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमः। ते करेभ्यो नमस्ते, अनेभ्यो नमः। ते वनेभ्यो नमो, जनपदेभ्यो नमः। ते करेभ्यो नमस्ते, अनेभ्यो नमः। मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमः। समागता श्रावणस्य पूर्णिमा, तस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवे मुदा संस्कृतानुरागिणा कर्तुमेव संगता। गानस्य भाषणे नृत्यनाटिकादिकं दर्शयन्ति संस्कृते संस्कृतोत्सवे जना। संस्कृतोत्सवे वयं भागिनो वयं वदामहे अहर्निशं संस्कृतो मनोहरम्।
उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियैवत्यम्बं वचने का दरिद्रता अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलं नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्वृक्षा च मूर्खा च न नमन्ति कदाचन काव्यशास्त्र विनोदे कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। एक और है पकड़ना मैं मा कुरु गर्वं मा कुरु गर्वं मा भज मानि मान्ये सर्वं मा भज शोकं मा भज शोकं मुदित मना भव मोदय लोकं मा भज मिथ्या मा भज नरकं ना जन कुमार्ये ना कुरु नर्थं ना चैत्यवनं पालय दीनं लाले जननी जनक विहीनं तनयं पाठे शिक्षा नीति दोषवारे धर्मकारं वदन्तं दारं अन्ये दूरे चित्रकारं नामिविकिन्त्यं नरतुनिशिष्टं नामिविकिन्त्यं भागिन्विन्तं। थैंक यू बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, तार बचा के धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। अब एक स्पेशल ताली इन बच्चों के लिए। नहीं, वेरी गुड, तुम भी बजाओ अपने लिए। हम जब अच्छा काम करते हैं हम खुद को भी शाबाशी देते हैं कि हमने खुद अच्छा काम किया है। और आपने इतने अच्छे अच्छे संस्कृत के श्लोक सुनाए हैं। जी सर, धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद आप लोगों का बहुत। सारी मंडली का आपने हमारा आकर के हमारा मान बढ़ाया, हमारे बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो वैसे भी पब्लिकली कॉलेज लाइफ से जी एक्टिविस्ट रहा हूँ, जी जी तो मैं तो एक तरह से सेवक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेवा भाव से ही आता है। धन्यवाद सर। ठीक है बच्चों, इन्होंने एक उसमें बोला था तन्यम पाठय तन्याम पाठय, क्या मतलब है उसका? लड़के को भी पढ़ाओ और लड़की को भी पढ़ाए, क्योंकि दोनों एक समान हैं, बराबर हैं। ठीक है, भेदभाव अब तो कहीं किसी के घर में भेदभाव नहीं होता। अब तो लड़कियां बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही हैं, लड़कियों को ज़्यादा वैल्यू मिलती है कि तुम पढ़ो। लड़के तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उन्होंने तो पढ़ना ही है, लेकिन लड़कियां भी पढ़ेंगी। अच्छा, एक आपने सबसे पहले क्या बोला था? मातृभूमि नमः। किसको नमस्कार किया आपने? अपनी मातृभूमि को। और गिरिभ्यो नमः, पर्वतेभ्यो नमः, है ना? पर्वतों को नमस्कार। किसको? पहाड़ों को नमस्कार। नदीभ्यो नमः, नदियों को नमस्कार। जनपदेभ्यो नमः, अपने पूरे जितने भी जिले हैं सबको नमस्कार। ठीक है, और जितने भी हमारा जो पूरा प्रदेश है, हमारा देश है, इस देश के हर कण को, हर अणु को नमस्कार। क्योंकि इस धरती पे, इस देश में हमें बहुत कुछ मिला है, तो नमस्कार उस धरती का और उस पर्वतों का, इस जो कुछ भी है इस प्रकृति का अभिवादन, अभिनंदन हमें करना चाहिए। और इतनी अच्छी अच्छी पोयम आपने वो संस्कृत के आपने याद किए हुए हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और बाकी बच्चे, छोटे बच्चे क्या सुनाएंगे?
बताओ जल्दी जल्दी। कोई पोएम भी सुना सकता है, सिंगल सिंगल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिसको सुनानी है जल्दी। शाबाश, गुड गर्ल। ये उठ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश, आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चों, साइड से आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, सुना दो, श्लोक सुना दो। ये लो, ऐसे इधर। अपना नाम बताओ पहले दोनों। मेरा नाम पलक है। मेरा नाम रिया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। चलो ये लो तो पीछे आ जाओ, उसको थोड़ा सा इतार के पीछे। अब ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमोक्षयमामृताम्। और भी और है, और सुनाना। वो सुना रही है, आप कुछ बोलो। मैम कौन सी? गायत्री मंत्र सुबह बोलते हो? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और चलिए फिर से एक बार ताली स्पेशल। बस 3 ही बार बजती है, 3 करके 3 बार बजती है। बहुत अच्छा। और कोई बच्चा? हिंदी की पोयम, कोई इंग्लिश की पोयम, कोई चुटकुला, कहानी? आ जाओ जल्दी 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 आ जाओ। शाबाश शाबाश, आ जाओ। अकेले भी सुना सकते हो, अकेले भी बोल सकते हो। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम मेघा है। मेरा नाम रेशमी है। मेरा नाम राखी है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगा। मन करता है चांद बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर दोस्त जमा। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी पूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर मैं भी अपनी दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चू चू बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है लाल पतंग उड़ाऊं। तो मन कितना चलायमान होता है ना। मन हमारा कैसा होता है? चंचल होता है। और हमारा मन करता है जिस चीज़ को हम देखते हैं ना वही मन करता है। क्योंकि ज़्यादा मन पक्षियों का, जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनका मन क्या करता है? जब तितली को देखते हैं ना, मन करता है हाय मैं भी तितली जैसा होता ना तो मैं भी रंग बिरंगी होती और मैं भी उड़ती आसमान में। चिड़ियों को देखते हैं, काश मैं भी चिड़िया बन जाता, मैं अपने पंख फैला के उड़ता चला जाता। लेकिन खाली पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना ही एक हमारे मन का वो नहीं होना चाहिए। हमें पंख मिले हैं। कौन से पंख मिले हैं? हाथ, पैर, दिमाग। हमारा जो ये विद्या रूपी जो पंख है हमारे पास, इनको लेकर के हम आसमान में उड़ सकते हैं। कैसे? हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अपनी मंजिल को पाना मतलब क्या है? हमने अपने पंखों को उड़ान दे दी है। पंखों को जब हम, अपने ज्ञान रूपी पंखों को जब हम उड़ान देंगे तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना अपनी मंजिल पे। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते होंगे। कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं? वेरी गुड। और कितने इंजीनियर? और कितने आईएएस ऑफिसर? और कितने आर्मी में जाना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। आर्मी में जाने वाले क्यों आर्मी में जाना चाहते हैं? देश की रक्षा करने के लिए। क्यों हम देश की रक्षा क्यों करें? हम क्या जरूरी है रक्षा करना? क्यों? किससे रक्षा करनी है हमें? आतंकवादियों से। अपने देश को बचाना है। और जो हमारे जो देश के सैनिक हैं, जब हम सोए हुए होते हैं वो क्या करते हैं? सरहद पर खड़े होकर जागते रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। अगर सेना न हो तो क्या है? हम चैन की नींद
नहीं सो सकते। कोई भी आतंकवादी आकर के हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि खाली जो उसमें सेना में भर्ती होंगे, जो आर्मी में जाना चाहेंगे, वही देश की सेवा कर रहे हैं। देश का हर बच्चा, हर व्यक्ति देश की सेवा कर सकता है। कैसे? अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आप देश की सेवा कैसे कर सकते हो? बताओ बताओ। अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, अपना होमवर्क, अपना क्लास वर्क, अपने टीचर्स का आदर करना, अपने माता पिता की सेवा करना, माता पिता का कहना मानना और अपने काम को सही तरीके से करना ही देश की सेवा है कि नहीं है? क्योंकि हर जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, वो कल का देश का तो भावी नागरिक है कि नहीं है? तो जो अब हमारे जो कर्तव्य होते हैं, अगर हम अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं, अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो वो भी देश की सेवा ही है। जितने डॉक्टर्स होते हैं वो काम करें, वो भी देश की सेवा है। इंजीनियर्स अपना काम करें, वो भी देश की सेवा है। जो जिस पोस्ट पे है, जिस लायक है, यानी कि अगर वो अभी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ने के लायक है, अभी उनका काम तो पढ़ना है, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा देश सर्वोपरि है। अब बहुत टाइम हो गया है, मैं मैडम को आमंत्रित करना चाहूँगी कि हम उनको कोना कक्षा का भेंट कर सकें। उनियाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगी और साथ में 2-4 बच्चे भी अगर आ जाएं। अर्चना और मैडम आप भी आ जाइए। पीछे की मैम आप लोग भी आ जाइए। आइए आइए मैम, आ जाइए, सब आ जाइए। बच्चों आ जाओ जरा, छोटे बच्चे, छोटे थोड़े 5-7 बच्चे आ जाओ बस। आओ। चलो एक बुक ले लो हाथ में। बाकी बैठो नीचे। बाकी बच्चे बैठ जाइए, बाकी बच्चे बैठ जाइए, नीचे बैठिए। अच्छा आ जाओ, छोटे बच्चे आ जाओ, आगे शाबाश। 2 बच्चे एक किताब भी पकड़ सकते हैं, ऐसे कोई। हाँ अभी और है चलिए, चल बेटा सीधी करो। बाकी बैठे ये किताब दिखनी चाहिए आपकी, किताब ठीक है? नहीं चाहिए हैं। चलिए दीजिए आगे। थैंक यू। चलो अभी इसी में रख दीजिए, फिर मैम से लीजिएगा और फिर इनको पढ़ करके, जहाँ से लेंगे पढ़ करके वहीं वापस रखनी है, ठीक है? तार देख के चलना, पीछे तार देख के। आराम से आ जाओ, शाबाश। अब मैं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी से निवेदन करूंगी कि वो भी 2 शब्द कहने की कृपा करें। धन्यवाद मैम। बच्चों एक बार ताली बजाएंगे सबके लिए, सर के लिए। एक बार स्पेशल ताली बजाओ, 3 बार ऐसे, 1 2 3, 3 बार पीछे बैक में 1 2 3 और 3 बार 1 2 3, 3 टाइम्स होगा। ओके, फिर दोबारा। सब बच्चे खुश हैं आज? तो हम आपको अभी नाम बताया था घात संस्था का, जो कि इन्होंने हमें पुस्तकों के लिए चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि किसी ना किसी को आगे बढ़कर ये प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ कर पाएँ। हम रोज़ तो आपके लिए करते हैं, सारी मैडमें करती हैं, स्टोरी बुक्स भी आप पढ़ते ही हो। अब आपको और नई किताबें मिलेंगी पढ़ने के लिए, और जिनसे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। आपका लाइब्रेरी पीरियड है, बड़े बच्चों का तो है ही एक पीरियड, और उसमें आप अपनी किताबें पढ़ते हैं। उन कहानियों को आप कई बार लिखते भी हैं, और उनसे क्या सीखा ये भी पता होता है आपको। तो हमारा जो प्रयास है, जो संस्था का जो प्रयास है, वो यही है कि सारे बच्चे इनका लाभ उठाएं
और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ठीक है, तो सभी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई और बच्चों को बहुत पसंद आई, क्योंकि एक रेगुलर वे में हमारे यहाँ सीमा मैडम भी बहुत अच्छी कहानी सुनाती है उन्हें क्लास में जब कभी वो रहता है, लेकिन इस तरीके से चेंज करके जो बच्चों को मज़ा आता है, वो छोटी कहानी भी क्यों ना हो उसमें भी मज़ा आने लग जाता है ना। तो आज मज़ा आया ना कहानी? और मुझे लगता है ऐसी कहानियाँ याद रहेंगी। रहेंगी ना सबको? जो आप रोज़ पढ़ते हो उतनी याद नहीं रहती है। और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर बताई गई हैं कि हम देश का एक अच्छा नागरिक बने, इसके लिए हमें क्या करना है? अपनी शिक्षा पे ध्यान देना है और रोज स्कूल आना है, अपने काम रोज करने हैं। यह हम भी बोलते हैं और आज सर और मैडम ने भी आपको यही समझाया कि एक नागरिक, अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें क्या करना है। ये नहीं है कि खाली स्कूल में माँ बाप ने भेज दिया और घर गए और बैग पटक दिया। कितने बच्चे करते हैं ऐसा? करते हैं ना? नहीं करते? चलिए इस समय कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, थारी मैडम इतने अच्छे से पढ़ाती हैं आपको, तभी तो इतना अच्छा याद हो रखा है ना। तो और अच्छे से पढ़ना है। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। जो अभी मैम कह रही थी ना कि सब बच्चे जो हैं घर में बैग पढ़ते लाते हैं, अपना जाके छोड़ देते हैं, क्या सच में होता है? कुछ कुछ बच्चे तो ऐसा जरूर होता होगा, कोई ना कोई बच्चा तो जरूर होता होगा कि यहाँ से जाके हमने बैग रख दिया और हम खेलने लग गए और हम फिर रात को हमें नींद आ गई, हम अपना काम करना भूल गए और यही नहीं पता कि मम्मी ने उठाया बैग और कहीं और रख दिया। और सुबह सुबह पूछ रहे हैं, मम्मी आपने मेरा बैग तो नहीं देखा, मम्मी मेरी पानी की बोतल तो नहीं देखी। होता है? होता है जरूर, कोई ना कोई तो जरूर होता होगा। हम भी करते थे, हमारे साथ भी हुआ है। हम भी तो ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी तो तुम्हारे जैसे स्कूल में पढ़े हैं, हम भी ऐसे ही करते थे। ये बच्चे होते हैं, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, है ना। तो बच्चे ही करते हैं और यही बचपना भी है। बचपन को जीना बहुत जरूरी है। हंसो, खेलो, कूदो, मौज करो और थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को दे दो। ठीक है, तो इसमें सब कुछ करना है हमें। इसके साथ बहुत बच्चों ने बहुत साथ दिया, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी, पूरा स्टाफ और विद्यालय की भोजन माताएं जो भी है, और प्यारे बच्चों जिन्होंने भी पूरे तन मन धन से अपने आराम से कहानी को भी सुना और सब कुछ प्यार से सुनते रहे और सुनाया। जितनी अच्छी शिक्षा मैम लोगों ने दी है, इसका मतलब आपके विद्यालय में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इतने संस्कृत के श्लोक और पोएम्स याद करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मैं भी टीचर रह चुकी हूँ, मैं रिटायर हो गई हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ाती थी। ठीक है, तो तुम जब कविताएं बोल रहे थे ना, संस्कृत के श्लोक और वो बोल रहे थे ना, तो मैं तुम्हारे साथ साथ गुनगुना रही थी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, मेरा भी रिवीजन हो रहा था। क्या? तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपने विद्यालय में आमंत्रित किया और इतना सम्मान दिया। इसके साथ हम दुआ करेंगे कि आपके विद्यालय के बच्चे जो हैं बहुत ऊंचाई तक जाएं और सब बच्चे आपके विद्यालय का और आपका नाम रोशन करें। थैंक यू। बच्चों, एक चीज, आप लोग जो यहाँ पे श्लोक सुना रहे थे ना, जब आप कभी माइक पे होते हो ना, कहीं पर स्टेज पे या कहीं, उससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस। जब मैं बात कर रही हूँ, माइक को देख रही हूँ ना, मैंने कहानी सुनाई थी, सबको देख रही थी ना, वो धीरे धीरे आता है। मैं समझती हूँ, मुझे भी एकदम से नहीं समझ आया। ये तो हो गया ना, लाइव बंद कर दे। वो तो ऐसे